बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शॉपी ये आपका टेस्ट फेज़ है। शॉपी प्रोजेक्ट फाइनल। इसमें जो रजिस्टर और लॉगिन है वो आपका वही सेम जो मतलब कि था टेस्ट फेज़ में, तो वही है। बाकी हमने उसको आगे इन्हेंस किया प्रोजेक्ट में। इसमें आपके एक तो सबसे पहले इंडेक्स पेज को देख लेते हैं जहाँ पे आपकी मेन प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो रही थी। अच्छा, अगर आप पेज टेस्ट फेज़ वाला देखें तो वहाँ पे सारा ये जो है वो मैनुअली, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट थी वो मैनुअली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी। अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपकी डेटाबेस में जाएंगी। ठीक है, डेटाबेस वेंडर जो है ना एक्चुअली वो आपका जो है ये न्यू प्रोडक्ट जो है ना वो एडर प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो एंडर जब न्यू प्रोडक्ट ऐड करेगा वो आपकी वहाँ से डेटाबेस में स्टोर होगी और डेटाबेस से ही ठीक है, ये डेटाबेस हमने आपका ओपन कर लिया। शॉपी आपका डेटाबेस है, यहाँ पे इसके ये टेबल शो हो गया। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होगी। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ जो है कि वेंडर अपनी प्रोडक्ट ऐड करेगा और मेन जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे उसकी सारी जो है तमाम वेंडर्स की प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे शो होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंडेक्स पेज क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके इंडेक्स का फ्रंट एंड है ASPX यहाँ पे, ठीक है, और जो बैक एंड है वो आपका यहाँ पे हो गया .cs की फाइल में। यहाँ पे आपका जो है वो ASP का कोड होगा और यहाँ पे आपका HTML मैक्सिमम कोड जो है वो HTML का, कुछ इसमें जो हमने स्क्रिप्ट जो है वो बैक एंड का लिखते हैं जो कि आपका C# में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हमने किया क्या है कि बाकी तो जो चीज़ थी वो आपके हेडर में आ गई यहाँ से। जो ये आपका आपका मेन हेडर हो गया जिसके अंदर आपकी स्टाइल शीट की लोकेशन है और आपका जो है वो टाइटल आ जाता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ से आपकी जो है वो बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये आपका अपर हेडर सेक्शन है और ये आपका लोअर हेडर सेक्शन है। इसके अंदर ये डिव जो है या जो आपकी ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है HTML की और CSS की। ठीक है, उसमें जेनेरिक आपको टैग बताया गया है कि ये HTML का जो ये डिव क्लास किस लिए यूज़ होती है, या एंकर टैग किस लिए, आपने कोई इमेज लगाना है वो कैसे लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है वो कैसे बनाना है, कलर कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो उसकी मार्जिन पैडिंग और साइजिंग, उसकी टेक्स्ट स्टाइलिंग, तो वो उस वीडियोस में हमने आपको दिखाए, वो वीडियो आपको हम साथ सेंड कर देंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसका जो हेडर होता है ये वाला हेडर ये बेसिकली आप मल्टीपल पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हेड के अंदर जो कोड है, ठीक है, ये वाला आपका ये सारा वो कोड जो आप जिस पेज को इससे ड्राइव करेंगे हेड से, तो वो उसमें ये कोड जो इंक्लूड होगा। आपका जो ड्राइव पेज होगा, जैसे ये इंडेक्स पेज है, ये हमने इस हेड मास्टर पेज से ड्राइव किया हुआ है। इस इंडेक्स पेज के अंदर जो चीज़ होगी वो आपके ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर के 2 टैग हैं, इसके अंदर जो है ना इसका कोड एक्चुअली जब रन होता है, प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर रख के प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये टॉप बॉटम इसमें जिसमें नेविगेशन या जो पेज आपका हर पेज के ऊपर डिस्प्ले होना है वो, और मेन जो कंटेंट चेंज होने वाला होता है डायनामिक होता है, वो आपका इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हम प्लेस कर लेते हैं। अब इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो प्रोडक्ट का पेज है वो डिस्प्ले, हम यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो हमने डेटाबेस से डाटा जो है वो पिक करना है। ठीक है, उसके लिए हम बैकएंड में आ जाते हैं। डेटाबेस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया DB के नाम से। डेटाबेस क्लास कौन सी है, मॉडल में आ जाए, यहाँ पे आपकी ये डेटाबेस क्लास है। डेटाबेस क्लास हमने लिखी हुई है जब हमने डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है, ये डाटा वहाँ पे सेंड करना है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है।
ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम ये डेटाबेस की हमने एक क्लास लिखी है। ये आप डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं, हमने इसको एक अलग छोटा सा कोड बना लिया जिससे हमारा जो फंक्शन जो है ना वो इजी हो जाता है थोड़ा सा। इसमें जो सबसे पहले आपको डेटाबेस से कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है कि आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपके जो डाटा सर्वर होता है, जैसे अभी तो हमारा फ़िलहाल जो है हमने एक ही सर्वर पे इसको एक ही पीसी पे अपना डाटा सर्वर भी जो है वो डाटा एसक्यूएल का डाटा सर्वर रन कर रहे हैं, और जो आपका वेब पेज है वेब सर्वर वो भी IIS जो है वो आपका उसी सेम पीसी पे। इसलिए हम यहाँ पे इसको डॉट डॉट जो है ना वो आपके सेम पीसी के लिए होता है, ठीक है। या पीसी का जो अपना करंट नेम होता है वो भी आप लिख सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं 127.0.0.1, ये भी आपका सेल्फ लूप बैक हम इसको एड्रेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल सबसे यह है कि आप डॉट लगा दें, वो आपके करंट पीसी को रिप्रेजेंट करेगा जो सर्वर होगा। उसके बाद SQL एक्सप्रेस जो है इसका इंस्टेंस है, यानी कि इस सर्वर पे आपका जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये डॉट है, ये इसके बाद SQL एक्सप्रेस इसकी वो है इंस्टेंस है, ठीक होगा। ये आपका SQL एक्सप्रेस इसका इंस्टेंस है। सेम आपने यही सर्वर नेम जो है वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम शॉपी है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे इसको दे दी हैं, इसका जो डाटा सोर्स है वो, और इनिशियल कैटलॉग आपके डेटाबेस का नाम है वो हमने शॉपी दे दी है, ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग होगी आपकी। उसके बाद आपने SQL कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया कौन के नाम से, ठीक है। ये आपके डेटाबेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब हमने एक मेथड लिखा है ओपन कनेक्शन का, ये हम कस्टम मेथड लिख रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम तो ये जो SQL कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है कौन, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये SQL कनेक्शन टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और इसको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये पास करनी है, ठीक है। जब कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपका कौन जो है जो कि SQL कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। उस पर इसके बाद आपने इनिशियलाइज करने के बाद इस पर ओपन का मेथड कॉल करना है, तो ये आपका कनेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये मेथड लिख लिया है। अब हम जहाँ भी हमें डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना होगा या कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, जस्ट हम ये एक मेथड कॉल करेंगे तो हमारा ये दोनों काम उसमें हो जाएंगे। सेम इसी तरह जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, कनेक्शन अगर हमने क्लोज करना है तो उसके बाद हम फिर अपना कनेक्शन जो है वो क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है टोटल आपको पता होना चाहिए 4 तरह की क्यूरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक क्यूरी होती है सिलेक्ट की, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, आपने जिस टेबल से भी, जैसे अगर हमने एडमिन, ठीक है। अब एक क्यूरी ये होगी है, ये कौन सी क्यूरी है, ये आपकी है डाटा सेलेक्ट करने की, ठीक है। इसमें अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा कर सेलेक्ट करना है डाटा, ठीक है। सेलेक्ट मीन्स कि आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करके अपनी एप्लीकेशन में लेके जाना है, तो आप सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। वेयर का क्लास एक्चुअली होता है आपकी कंडीशन के लिए। वेयर आप यहाँ पे किसी कॉलम नेम बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये आपके कॉलम नेम है प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है। जिस कॉलम की आपने कंडीशन लगानी है कि ये कॉलम इस वैल्यू से मैच करे, तो आप उस कॉलम का नाम, जैसे अभी मैं अगर आप प्रोडक्ट, ये मैं वैसे एग्जांपल तौर पे लिखा रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एडमिन का टेबल जो है ना वो मैं उससे डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉलम नेम है प्रोडक्ट की। ये यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि आपने कंडीशन ऐसे लगानी है जहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम ABC लिखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बताते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट नेम ABC है वो सिलेक्ट कर लें। तो आपकी ये थी सिलेक्ट की क्यूरी। इसके बाद दूसरी क्यूरी जो होती है वो इंसर्ट की क्यूरी होती है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आप टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल में, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपके पास ऑप्शनल होता है कि अगर आप इनके ये कॉलम नेम लिखना चाहते हैं, ठीक है। अगर जिस सीक्वेंस में प्रोडक्ट ID, सेकंड प्रोडक्ट नेम,
ठीक है, ये मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ। अब ये मतलब कि एडमिन में हम ये वाले कॉलम तो नहीं इंसर्ट कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिखेंगे साथ। और अगर नहीं लिखना चाहते नहीं है, लेकिन इसको आप वैल्यूज़ लिखेंगे आप। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस शुरू करेंगे। अब इसके अंदर जो है, अगर आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ लिखी हैं तो फिर आपने इनके कॉलम सीक्वेंस के लिहाज से अपनी वैल्यू देनी है। ठीक हो गया। अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी हुई यहाँ पे, ये वाले हमने, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ जो टेबल का आपका कॉलम सीक्वेंस होती है उस कॉलम के मुताबिक आपने इसमें वैल्यूज़ देनी है। एक चीज़ इसमें ये होती है कि आपके जितने कॉलम हैं आपने उतनी ही वैल्यू इसको देनी है, तभी आपका डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, ये इंसर्ट को, इसके बाद एक अपडेट की क्यूरी होती है। अपडेट टेबल नेम लिखते हैं, प्रोडक्ट में करना है तो प्रोडक्ट में कर लें, उसमें सेट फिर लिखते हैं हम। अच्छा, इसमें ये कैपिटल या रनिंग में लिखने का कोई वो नहीं है। आप जो कि इसके एसक्यूएल के वर्ड्स होते हैं, चाहे रनिंग में लिख लें चाहे कैपिटल में लिख लें, लेकिन ट्रेडिशन ये है कि आप जो एसक्यूएल के की वर्ड्स हैं वो आप कैपिटल में लिखते हैं, बाकी टेबल नेम या कंडीशन वगैरह जो है ना वो आप रनिंग में लिख सकते हैं। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट सेट। अब जिस कॉलम को आपने अपडेट करना है आप उसका, जैसे अगर आप प्राइस अपडेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस इक्वल जो भी प्राइस आप चेंज करना चाहते हैं वो लिख दें। अब एक ही कॉलम करना है तो ठीक है, अगर आपने दूसरा कॉलम कोई और कॉलम भी करना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह जितने आपने कॉलम करने हैं उनके नाम, उसके साथ उसकी वैल्यू, उसके बाद फिर वेयर का क्लास लगाते हैं, वेयर। अब यहाँ से अपने जो उसकी प्राइमरी की होगी, जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इसकी प्राइमरी की है, वो कंडीशन बताएंगे कि प्रोडक्ट आईडी इक्वल 1 या 2। ये हमने इसलिए बताना है ताकि जिस की आप कंडीशन बताएंगे, जिस लाइन की या रो की, तो उसी रो में फिर वो ये जो वैल्यूज़ हैं उसकी प्रोडक्ट प्राइस की और प्रोडक्ट स्टोर की उसी रो में, अगर आप यहाँ पे वेयर नहीं लगाते तो ये फिर आपके पूरे टेबल में जो है ना वो इस तरह वर्टिकली सभी प्राइसेस को आपकी इन प्राइस से अपडेट कर देगा जो आपने यहाँ क्यूरी में दी होंगी, इसलिए वेयर का। अब लास्ट एक जो है वो आपकी डिलीट की है। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका टेबल का नेम आ जाएगा, उसके बाद वेयर कंडीशन और प्रोडक्ट आईडी, जो रो आपने डिलीट करनी है उस रो की आईडी या जो उसकी प्राइमरी की है वो आप उसको बता दें, आपकी वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप कंडीशन यहाँ पे भी, अगर आप कंडीशन ये स्किप करेंगे, ये कंडीशन आप यहाँ पे नहीं लिखते, सिर्फ डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपका पूरे का पूरा टेबल में जो डाटा होगा वो सारा वाश हो जाएगा, उसको डिलीट कर देगा। तो ये 4 तरह की क्यूरीज जो है वो एसक्यूएल में यूज़ होती हैं। आपसे वो सुपरवाइज़र इस क्यूरीज के बारे में पूछ सकता है कि डेटाबेस में कौन कौन सी क्यूरीज यूज़ होती हैं, या वो आपको कह सकता है कि इन चारों में से कोई कह सकता है कि मुझे इंसर्ट की क्यूरी लिख के दिखाएं कोई एग्जांपल के तौर पे, तो आप ये इसी तरह उसको इंसर्ट इनटू टेबल नेम कुछ भी लिख के आगे वैल्यूज़ उस टेबल की जो कॉलम है उसके मुताबिक आप उसकी वैल्यू जो है वो इसमें कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, इन 4 जो क्यूरीज हैं आप इनको, आपको मतलब कि लिखना आना चाहिए, इनका मतलब आना चाहिए, जैसे भी मैंने समझा दिया। तो यही 4 क्यूरीज जो है एक्चुअली हम अपने कोड में भी यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे डेटाबेस से अपना डाटा जो है वो लेने देने के लिए। अब हमने जो है हमारा जो एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन है, ठीक है, अब ये आपकी 3 तरह की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करता है, और जो डाटा रीडर का फंक्शन है ये आपका एक तरह की क्यूरी। अब आपकी जो सिलेक्ट की क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी जो है, क्योंकि वो डाटा वहाँ से रिट्रीव करती है डेटाबेस से, तो उसके लिए हम ये डाटा रीडर का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, बल्कि ख़ुद हमने लिखा हुआ है, ये हमने कस्टम फंक्शन बनाया। एक्चुअली जो काम है वो आपके इस 3 लाइनों ने करना होता है जो डाटा वहाँ से रीड करती है।
तो रिटर्न क्या करेगा, ये एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट जो है ना, जिसके अंदर आपका डाटा रिट्रीव होकर स्टोर होता है, वो रिटर्न करता है। बाकी जो 3 क्यूरीज हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की, अच्छा ठीक हो गया। तो ये 3 क्यूरी जो है ना, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की, जो है वो हम इस फंक्शन के ज़रिए इसको पास करेंगे, वो क्यूरी लिख के, और ये फिर आगे एग्जीक्यूट करके हमें उसका बूल वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये फंक्शन करते क्या हैं, ये फंक्शन सबसे आपका कनेक्शन जब ओपन हो जाता है उसके बाद एसक्यूएल कमांड टाइप का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट किया हम करते हैं। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इस कमांड को हमने 2 चीज़ें पास करनी होती है, एक तो जो आपका ओपन कनेक्शन होता है वो पास करना होता है, सेकंड जो आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। अब 4 तरह की क्यूरी मैंने आपको बताई है, इन चारों में से जो क्यूरी भी होगी वो आप इसको पास करेंगे। जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे उससे पहले हम ये क्यूरी लिख लेंगे, वो हम इस फंक्शन को पास करेंगे पैरामीटर में, और वो पैरामीटर से फिर आपके यहाँ पे एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट को पास होगी। उसके बाद ये जो आपका कमांड ऑब्जेक्ट अपने एसक्यूएल का, इस पर आप एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन कॉल करेंगे, तो आपने जो क्यूरी लिखी होगी और वो इस फंक्शन को पास की होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसके रिजल्ट में नंबर ऑफ रो जो इफेक्ट होंगी, यानी जो इंसर्ट किए हैं तो जितनी इंसर्ट होंगी, अपडेट किए तो अपडेट होंगी, डिलीट किए तो डिलीट, उनको वो आपको रिटर्न होगी। अब उसको हम 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस मीन कि आपकी मोर देन 1 रो इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हुई है। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल है या लेस है तो इस मीन वहाँ पे आपका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये हम इफ़ के अंदर चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर आपकी ये इफ़ कंडीशन इस सूरत में फॉल्स वैल्यूएट होती है तो हम रिटर्न जो है उसको फॉल्स कर देंगे। अभी नेक्स्ट, अब एसक्यूएल डाटा रीडर की तरफ आ जाए। इसके अंदर हमने वही कमांड का ऑब्जेक्ट वैसे ही सेम करना है, लेकिन अब कमांड पे हमने एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन, जहाँ जैसे यहाँ पे कमांड में एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन है, इस तरह कमांड ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूट की रीडर का फंक्शन भी अवेलेबल होगा। हमने वो कॉल करना है, तो ये रिटर्न आपको करेगा एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप के ऑब्जेक्ट में, जो डाटा वहाँ से रिट्रीव होगा वो आपको इस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाएगा। तो हमने फिर ये जो ऑब्जेक्ट वहाँ से रिटर्न हुआ है एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप का, ये हमने रिटर्न कर देना है। ठीक है, जो कॉलिंग कोड होगा उसको वहाँ पे हम फिर इसको जो है वो एसक्यूएल रीडर टाइप के ऑब्जेक्ट में ही स्टोर कर लेंगे। तो ये आपकी डेटाबेस क्लास थी। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन जो है डेटाबेस के हम इसी क्लास से परफॉर्म करवा रहे हैं, यानी कि अब डायरेक्ट कोड भी कहीं पे लिखा हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर हमने इस क्लास को भी यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया है, ये डेटाबेस की जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डेटाबेस क्लास का, ये वाली। ठीक है, तो अब इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो आपकी यहाँ पे इस डीबी फंक्शन के पास अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक लिस्ट, ठीक है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोडक्ट टाइप की वैल्यू, प्रोडक्ट जो है ना ये आपकी यहाँ पे क्लास है जिसमें प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जो हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, उसका हमने जो लिस्ट का नाम है वो प्रोडक्ट लिस्ट लिख लिया और इसको इनिशियलाइज कर लिया। नेक्स्ट, ये आपका पेज लोड का फंक्शन है, ये इवेंट आप कह लें। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका कोई भी पेज ब्राउज़र में लोड होता है, तो सबसे पहले आपका ये फंक्शन जो है ना पेज लोड का फंक्शन या इवेंट ये कॉल होता है। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन परफॉर्म किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि आया कि सेशन हमारा सेट है या नहीं। ये लॉगिन के टाइम पे हम जो है वो सेशन सेट करते हैं ताकि लॉगिन यूज़र का सेशन, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि यूज़र लॉगिन आपका हुआ है, डायरेक्ट आपके पेज को एक्सेस नहीं कर रहा बल्कि वो लॉगिन की तरफ। तो अगर वो लॉगिन नहीं होगा, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ़ सेशन लॉगिन यूज़र इक्वल टू नल, तो उसको हम क्या कर रहे हैं रिस्पॉन्स इंडेक्स डॉट ASP, यानी आपका ये अगर सेशन वेरिएबल जिसकी इंडेक्स या आप ये कह लें कि लॉगिन यूज़र वाला जो आपका सेशन अगर आपका वो एम्प्टी है, ठीक है, या नल है, तो आपका ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो हम इसको इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि सर्च प्रोडक्ट इक्वल टू नल। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो वो हम सर्च सेशन में स्टोर करते हैं वहाँ पे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहे तो फिर हम
ये फॉल्स हो जाएगा, आप जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो सर्च प्रोडक्ट अगर हैं तो वो उसमें लिस्ट में कर देंगे और उसको सर्च सेशन जो है ना सर्च प्रोडक्ट पर नल कर देंगे। लेकिन अगर आप वाकई सर्च कर रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग डॉट ऑल कीज कंटेन, रिक्वेस्ट होती है जो आपकी यूआरएल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, जो आपने यूआरएल सेंड किया उसके अंदर आपकी जो क्यूरी स्ट्रिंग है, यानी कि आपके जो जिस तरह अगर www.google.com है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आपके जो भी पैरामीटर उसमें पास हुए होते हैं उसको हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। उसके अंदर जितनी भी कीज़ हैं वो, और की अगर ऑल की कंटेन कैटेगरी, तो फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं कि वो वैल्यू कैटेगरी की हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे कैट आईडी, और उसको फिर हम लोड कैटेगरी वाइज आइटम का फंक्शन कॉल करें। ये नीचे फंक्शन होगा, ये मैं बता दूंगा। सेम इसी तरह जब अगर आपकी जो यूआरएल है उसमें प्रोडक्ट और एक्शन का है कीज़, तो उसमें हमने फिर वो प्रोडक्ट की आईडी और वो जो एक्शन होगा वो देंगे। अब एक्शन को हम कंपेयर कर लेंगे कार्ड के साथ। अगर एक्शन आपका कार्ड का है तो ऐड टू कार्ड का फंक्शन कॉल करेंगे, अगर आपका एक्शन विश लिस्ट का है तो हम उसको ऐड टू विश लिस्ट में कॉल करेंगे फंक्शन। अब ऐड टू कार्ट और ऐड टू विश लिस्ट का फंक्शन जो है वो नीचे डिफाइन है। ठीक है, लोड प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल होता है। अगर आप पेज लोड फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि वही डीबी आपने डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना है, ऑब्जेक्ट आपने ओपन डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है, ये मेथड आपने कॉल करना है। ये मेथड आपने यहाँ से डेटाबेस का वो मेथड आपने जो ओपन कनेक्शन के लिए बनाया था उसको कॉल किया है। उसके बाद ये आपने फिर क्यूरी लिख लिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। ये क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट के जो टेबल है ये वाला, इसके अंदर जितना भी आपके रिकॉर्ड होंगे उन सारों को सिलेक्ट करेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पे आपने कंडीशन कोई नहीं लगाई इस पर। उसके बाद फिर आप डीबी डाटा रीडर का फंक्शन जो है उस पर कॉल कर रहे हैं, उसको आपने ये जो क्यूरी पास कर दी है, ये वही फंक्शन है। ये वाला, इसको आपने क्यूरी पास की है। अब आपको ये रिटर्न क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप की है। तो आपको ये जो डाटा रीडर आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको रिटर्न करेगा, आपने उसको एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप के ही ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट रीडर डॉट हैज़ रो। अब ये जो रीडर आपने जिसमें डाटा आपने स्टोर किया है इस पर आप हैज़ रो की प्रॉपर्टी से चेक करेंगे कि इसमें डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो ये इसमें डाटा आपके पास सेलेक्ट होकर आया होगा, रीड हुआ होगा डाटा वहाँ से, तो ये आपकी प्रॉपर्टी ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो इसमें आपका डाटा वहाँ पे अवेलेबल है तो आप इससे डाटा रीड कर सकते हैं। अगर इसका ये प्रॉपर्टी फॉल्स आपकी एवेलुएट होती है तो इसमें आपका डाटा रीडर में डाटा आया ही नहीं, तो आप उसको रीड नहीं कर सकते फिर, क्योंकि रीड करने की एम्प्टी डाटा रीडर को आप रीड करेंगे तो वो एरर देगा। इसलिए हम ये कंडीशन यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। इसके बाद अपने डाटा बेस से कनेक्शन जो है क्लोज कर लेना है। अच्छा, अब जब रीड करना है डाटा तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने मल्टीपल लाइन का डाटा रीड करना है तो हम वाइल लूप यहाँ पे रन करेंगे और रीडर, ये जो आपका रीडर ऑब्जेक्ट था इसमें हम रीड की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, रो को रीड करेगा और उसके बाद फिर आपको कर्सर जो है वो नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करता है। ठीक है, ये तब तक करता रहेगा जब तक आप आखिरी लाइन पे नहीं पहुंचेंगे, या आपकी वाइल लूप को रन करवाता रहेगा। इसके वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट थी ये वाली, ठीक है, अब इसमें हम प्रोडक्ट लिस्ट में जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगी हमने सिलेक्ट हुई होंगी वो हमने ऐड करनी है। तो इस लिस्ट पे हम ऐड का फंक्शन जो है ना वो कॉल कर रहे हैं। इस ऐड के फंक्शन को हम एक नया प्रोडक्ट का जो आइटम है वो क्रिएट करके पास कर देंगे। डायरेक्टली क्रिएट यहीं पे करेंगे और यहीं पे इसको पास हो जाएगा। उसके लिए अपने न्यू प्रोडक्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। उसके बाद इसके जो पैरामीटर हैं या जो वैल्यूज़ आपने इसको देनी है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाटाबेस से रीड कर रहे हैं। जैसे रीडर, ये आपका रीडर था, इसमें आपने जो अरे है एसोसिएटिव अरे होती है जिसमें आप अरे के इंडेक्स की जगह उसका नेम पास करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी एक्चुअली आपने यहाँ पे इसका ये जो डाटाबेस के कॉलम का नेम होगा वो देना एग्जैक्टली। ठीक है, वो आ जाएगी। उसको फिर टू स्ट्रिंग का मेथड लगा के आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वो वहाँ से आपको एज ए ऑब्जेक्ट रीड होगा। सेम इसी तरह आपके जितने भी
पैरामीटर में या कंस्ट्रक्टर में आपको पैरामीटर रीड करने हैं, आप उनका वो डायरेक्टली इसी मेथड से डेटाबेस से रीड करेंगे। मैं आपका ये वाला है ना, असल में ये वाला कंस्ट्रक्टर आपको कॉल हो रहा है, तो पहले आपका आईडी अपनी पास करनी है, फिर इसको नेम पास करना है, कैटेगरी पास करनी है, फिर आपने प्राइस, इमेज नेम, इस तरह ये चीज़ें हम यहाँ से इसको पास करेंगे तो आपके ये प्रोडक्ट लिस्ट में एक नया प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर ऐड हो जाएगा। इसी तरह वाइल लूप जितनी दफ़ा रन होगी उतनी दफ़ा आपके वो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते रहेंगे और आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट लिस्ट एक्चुअली हमारी यहाँ पे बनेगी, हम इसी प्रोडक्ट लिस्ट को फिर अपने फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हैं अपने डाटाबेस में, सॉरी इसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। नेक्स्ट ये फिर ऐड टू कार्ट और ऐड टू विश लिस्ट के फंक्शन है। इसमें भी आप सेम क्यूरी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें आपने एक प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में डाल रहे हैं। हमारे पास कार्ट का टेबल है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इंसर्ट इनटू कार्ट, उसके बाद आपने वो जो टेबल के 3 कॉलम नेम है वो लिखे हैं, उसके बाद वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू आपने 3 दे दिए, और उसके बाद फिर वो आपने db.execute क्यूरी फंक्शन जो है वो यूज़ किया डाटाबेस क्लास का, और क्यूरी जो है ना उसको पास की है। अब अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम इसमें जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है अलर्ट वाला, ठीक है, अलर्ट के फॉर्म में उसको जो है वो हम सक्सेसफुल मैसेज जो है ना वो शो करवा रहे हैं प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट का। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो फिर हम उसका अलग से अलर्ट बॉक्स है वो हम उसको फेल टू ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट का फंक्शन करवा रहे हैं। सेम जो है वो आपका विश लिस्ट के लिए भी है। लोड कैटेगरी आइटम वाइज में ये है कि आप कैटेगरी का आईडी हम इसको पास करते हैं तो फिर प्रोडक्ट वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट नहीं करता, उसके बाद वो फिर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में आपकी कंडीशन लगा देगा कि आपने फलां जो है कैटेगरी की प्रोडक्ट सिर्फ जो है ना वो लोड करनी, बाकी सेम प्रोसीजर है, ठीक होगा। आप प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जब पॉपुलेट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में सारे आइटम आज जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके यहाँ पे इसमें लोड हो जाएंगी। तो फ्रंट साइड पे जो इसका फ्रंट एंड है इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ए इंडेक्स की फ्रंट एंड साइड पे प्रोडक्ट व्यू का जो है H3 है इसके नीचे। सबसे पहले हमने चेक करना है प्रोडक्ट लिस्ट डॉट काउंट के मेथड के ज़रिए कि प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट आइटम हैं या नहीं, वहाँ से डाटाबेस से लोड हुए हैं या नहीं, ठीक है। उसको हम 0 के साथ कंपेयर कर ले, अगर वो 0 ग्रेटर देन 0 हैं तो इट्स मीन कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में डाटा या प्रोडक्ट आइटम अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये हमने यूएल, ये एक हमने लिस्ट यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ से हम फिर जो है वो फॉर ईच लूप जो है वो रन करेंगे इस प्रोडक्ट लिस्ट पे, ठीक है। उसके अंदर हमने ये फिर एक पैटर्न बनाया हुआ है प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ डिवीजन और LI आइटम, उसके क्लास नेम, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग करके। अब एक्चुअली क्या होना है कि जहाँ पे इसका नाम डिस्प्ले होना था, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम इसका ये इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, IMG के ज़रिए। अब फॉर ईच लूप में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट से वो क्या करता है 1 बाय 1 आइटम लेता है, उसको प्रोडक्ट जो है ना वेरिएबल में स्टोर करता है। इसकी वार जो है ना टाइप, ये सुपरवाइज़र पूछ सकता है कि ये वार क्या चीज़ होती है, तो वार जो है एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप की इसके अंदर जो है ना वो आइटम लोड किए हुए हैं। तो वार जो आपका एक जेनेरिक वेरिएबल नेम होता है जो रन टाइम पे आपका डाटा टाइप जो है डिफाइन कर लेता है इसके वैल्यू के बेस पे, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी इसके अंदर आइटम स्टोर हुआ होगा उस बेस पे वो इस वार की जो है वो वैल्यू चेक हम सेट कर लेता है, यानी इसकी टाइप सेट कर लेता है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, प्रोडक्ट टाइप का आइटम है तो प्रोडक्ट कर लेगा, अगर वो ऑर्डर टाइप का आइटम है तो ऑर्डर कर लेगा, इस तरह, ठीक है। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट आपकी इस प्रोडक्ट में आ जाती है। यहाँ से फिर हमने जो सोर्स इमेज है उसको हम डिस्प्ले करवाने के लिए पाथ हम दे के, उसके बाद अगर आपने वैल्यू जब पुट करनी है तो वो आप स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इक्वल का टैग लगाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट इमेज नेम, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट क्लास का प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट डॉट इमेज नेम ये वाली, इस पर आपका इमेज नेम जो है वो स्टोर होगा, जो इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा।
ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो फिर यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का नेम शो करवा रहे हैं हम, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस सेम उसी तरह स्क्रिप्ट के अंदर से वैल्यू लेके प्राइस शो करवा देंगे। सेम जो है यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट की आईडी और उसका एक्शन कार्ड है, ठीक है, वो हमने यहाँ प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, कार्ड एक्शन कार्ड आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपकी लूप फॉर ईच लूप जितनी दफ़ा चलेगी उतनी दफ़ा आपका ये वाला कोड जो है वो आपके वेब पेज में रिपीट होता रहेगा। तो आपके प्रोडक्ट डेटाबेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ठीक है, अब उसमें अब आप यहाँ पे ये जो आपका ऐड टू कार्ड का बटन प्रेस करेंगे तो ठीक है, तो आपकी क्यूरी स्ट्रिंग इंडेक्स इसी पेज पे वापस आएगा, लेकिन वो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रोडक्ट और एक्शन की जो है ना वो कीज़ जो है ना वो साथ हम और उनकी वैल्यू जो वो हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस बेस पे ही वो वापस जब लोड होगा दोबारा तो वो एक्चुअली आपका आके ये वाला फंक्शन जो है वो ऐड टू कार्ड का फंक्शन कॉल होगा, और इसमें आपने वही जो प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ होगा वो प्रोडक्ट आपने जो है वो कार्ड के जो टेबल है उसके अंदर इंसर्ट कर देनी है, आप इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये आपका इंडेक्स का पेज था। इसी तरह अगर आप देखें कि आपका वेंडर जो है प्रोडक्ट न्यू ऐड किस तरह कर रहा है, इसमें आपके पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड उसका इमेज होगा। ठीक है, ये सारी जो है वो आपके पास ASP कंट्रोल्स में चीज़ें हैं, जैसे ये आपका प्रोडक्ट नेम के लिए ASP कंट्रोल है। बाकी तो ये सारा जो है वो डिव और लेबल और ये सारी चीज़ों से हमने इसका फ्रंट एंड बनाया हुआ है अलग से। तो इसकी जो है वो आपको जेनेरिक टाइप की वीडियो हमने एक बनाई हुई है, वो आपको दे देंगे, जिससे आपको इसकी HTML के पेज कैसे बनते हैं उसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इस तरह ये ASP के कंट्रोल हैं, जिनके जिस टैग के साथ ASP लगा हुआ होगा वो ASP के कंट्रोल होंगे, अदरवाइज वो HTML कंट्रोल होगा। अब आपके जितने भी यहाँ पे ये हमने वो बताए हैं वो ले लेंगे। ये आपका बटन का कंट्रोल है, इसके बटन के ऊपर जो है वो हमने ऑन क्लिक का इवेंट जो है ना वो बाइंड किया हुआ है। सेम वैसे ही है जैसे आपको मैंने रजिस्ट्रेशन का पेज पढ़ाया था, इसमें भी आपके पास आपने प्रोडक्ट की डिटेल इंटर करनी है और उसको डाटा टेबल में रजिस्टर कर देना है। अच्छा, जब आपका ये बटन क्लिक होगा तो आपका जो ऑन क्लिक का इवेंट जो है ना ये कॉल होगा, और इसमें सबमिट बटन का क्लिक जो है ना ये आपका फायर होगा इवेंट। अब इसके जो बैक एंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो इवेंट है ये बैक एंड में डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो ये आपका वो इवेंट कॉल होगा। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो इमेज है उसको प्रोसेस करना है। जो आपने इमेज सेलेक्ट किया है यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ से आप इमेज जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज अपलोड डॉट हैज़ फाइल, ये जो आपका है कंट्रोल, इसकी जो आईडी है प्रोडक्ट इमेज अपलोड है। जैसे अगर आपको यहाँ से दिखाएं ये फाइल अपलोड का कंट्रोल है, इसकी जो आईडी है वो प्रोडक्ट इमेज अपलोड है। इसकी आईडी को हम यूज़ करते हैं बैक एंड में एक्सेस के लिए, जो भी कंपोनेंट इसका हमने यूज़ करना होता है ASP का, ठीक है। अब हैज़ फाइल जो है वो चेक करता है कि इसने आया कि यूज़र ने कोई फाइल सेलेक्ट की हुई है या नहीं। अगर फाइल सेलेक्ट की हुई है तो वही तभी हम इसको प्रोसेस करते हैं, ये ट्रू होगा। अगर यूज़र ने फाइल ही सेलेक्ट नहीं की हुई तो फिर हमने उसको क्या प्रोसेस करना है, उसको ये स्किप कर देते हैं, फॉल्स हो जाएगा आपका ये स्टेटमेंट। अब उसके बाद आ जाती है, हम ट्राई कैच का ब्लॉक लिख लेते हैं कि अपलोड जब हम इमेज करेंगे अगर उसमें कोई एरर आता है, इमेज अपलोड नहीं होता, तो उसकी जो हैंडलिंग एरर की वो जो है ना हम उसके एक्सेप्शन जो है ना वो फिर रेज कर लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इमेज नेम का स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया था, तो उससे इमेज का जो नेम है हमने वो एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए पाथ गेट फाइल नेम, और उसको हम दे देंगे जो फाइल आपने सेलेक्ट किया है इमेज अपलोड डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो वो जो उसका फाइल नेम होगा वो आपका इमेज नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इमेज अपलोड इस पर सेव एज का फंक्शन कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, आपके लोकल पीसी से इमेज जो है वो उसको शिफ्ट कर देगा आपके जो भी आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने इसको
एसेट के अंदर इमेज का एक फोल्डर है, उसमें हमने इसको शिफ्ट कर यानी कि वो मूव करवाना है। ठीक है, तो उसमें हम सर्वर डॉट मैप क्या करता है कि आपका जो करंट डायरेक्टरी का पाथ है वो बताता है कि आप इस टाइम आपका जो सर्वर पाथ है वो क्या है, यानी कि एक तो आपका वेब एड्रेस होता है, एक एक्चुअली आपने फाइल जो है ना वो आपके वेब सर्वर में लोकेटेड कहाँ पे है ये उसके लिए। तो लास्ट पे इमेज नेम हम इसके साथ अपेंड कर देंगे, तो जो इमेज आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका इस क्लास या इस पाथ पे आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एरर अपलोड का जो टेक्स्ट है वो हम फाइल अपलोड सक्सेसफुली, इसमें हमने लास्ट पे एक मैसेज के लिए रखा हुआ है अपलोड एरर, यानी कि आप एरर भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं या आपका अपना यहाँ पे कोई सक्सेसफुल मैसेज है वो भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये वो लेबल है, यही वो लेबल है जिसको हम एरर मैसेज का नाम बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी जो है अदरवाइज अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम ये फिर उसमें एरर में ये वाला फाइल अपलोड एरर जो है ना उसका मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद ये आपका इमेज जो है ये प्रोसेस हो गया, इमेज आपका शिफ्ट भी हो गया, वो आपका वहाँ पे स्टोर भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपने जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस थे, ठीक है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी हमने प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें हमने यहाँ से प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे तो वो उसका टेक्स्ट बॉक्स से प्रॉपर्टी का वैल्यू हमें दे। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारी जो है वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लेनी है। जो स्टोर आईडी है वो आप सेशन से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टोर लॉगिन होगा वो वहाँ पे उसकी सेशन में हमने उसकी आईडी स्टोर की होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है कि डीबी डॉट ओपन कनेक्शन, ठीक है, डाटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर डिक्लेयर कर लिया है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन ओपन करेंगे वही फंक्शन कॉल करके डाटाबेस का। उसके बाद हम क्यूरी लिख रहे हैं, क्यूरी क्या लिख रहे हैं, इंसर्ट की, क्योंकि अभी हमने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है ना, ऐड टू प्रोडक्ट, तो डाटाबेस में हमने एक्चुअली यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्यूरी इंसर्ट टू की लिखनी है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट के टेबल में डाटा ऐड कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद आप उस सीक्वेंस में नेम, कैटेगरी, प्राइस, इमेज नेम, इसमें हमने प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी क्योंकि आपकी जो पहला कॉलम है आपका प्रोडक्ट आईडी, ये आपकी प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। जैसे यहाँ डिज़ाइन पे आए तो ये देखिए ये जो आपके साथ यहाँ पे की शो हो रही है ये आपकी बता रही है कि ये आपकी प्राइमरी की है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, ये क्या करती है कि हमने येस किया हुआ है, अगर नो होगा तो आपकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ होगी, अभी हमने येस किया हुआ तो ऑन है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि आपकी जो आईडी होती है ये अगर आपकी इंट टाइप की है तो आप इस पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं, यानी कि आपकी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करती रहेगी जैसे ही न्यू रिकॉर्ड जो है ना आपका इंटर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 है, यानी हर दफ़ा 1 से इंक्रीमेंट करेगी और सीड जो है वो इसका 1 है, इट्स मीन कि ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड नया इंटर होगा तो ये इसमें प्रोडक्ट आईडी और सॉरी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करती रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पे पहले जो है ना वो आईडी नहीं बल्कि इसको नेम से स्टार्ट किया है और हमने इसका नेम दिया है, फिर इसकी कैटेगरी दी है, फिर प्राइस में जिस तरतीब से यहाँ पे ये थे उसी में हमने यहाँ पे फिर इसको वो डायरेक्ट वैल्यू दे दी है जो हमने यहाँ से रीड की है आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वहाँ से। उसके बाद वही डाटाबेस को अपने इंसर्ट क्यूरी है क्योंकि इसलिए आपने इसको फिर एग्जीक्यूट क्यूरी का जो फंक्शन है उसके ज़रिए आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, ये क्यूरी आपने इसको एज ए पैरामीटर पास कर देनी है। तो अगर एग्जीक्यूट आपकी क्यूरी सक्सेसफुल ट्रू रिटर्न करेगी तो उसमें आपका डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया। तो आपने रिस्पॉन्स नॉट राइट का फंक्शन यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट का अलर्ट मेथड जो है ना वो पेज पे राइट करने के लिए, इसके अंदर हम अपना जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा देंगे। अदरवाइज़ हम अगर आपकी ये क्यूरी एग्जीक्यूट सही नहीं होती, कोई इशू आ जाता है तो आप इसका ये वाला मेथड फॉल्स हो जाएगा, सॉरी एग्जीक्यूट क्यूरी आपको फॉल्स रिटर्न करेगी, तो आप जो है वो फिर इसका अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हैं। तो इस तरह जो है ना ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी।
अच्छा, नेक्स्ट जो है बाकी आपके इसके अंदर फिर वेंडर जो है ना वो आपका कंप्लीट ऑर्डर चेक कर सकता है, कस्टमर की प्रोफाइल चेक कर सकता है, डिस्प्यूट जो है ना उसको मैनेज कर सकता है, ऑर्डर शॉर्डर हो गई है, ये चीज़ें आपकी वो मैनेज करेगा। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो 40 मिनट की होगी है, अपलोड करने में फिर ना इसका इशू आता है क्योंकि साइज़ काफ़ी हो जाता है, 400-500 MB, वो अपलोड में इशू आते हैं फिर। बाकी मैं आपको कोड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।